पहला क्वेश्चन तो यही रहने वाला है कि हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब अभी कुछ भी नहीं पढ़े थे, कौन से चैप्टर से करें। तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट, एक बार थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आएगा ना, तो दैट इज लाइक एन इग्निशन टेम्परेचर, वो एक अंदर आग पैदा कर देगी। एंड दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। सॉल्व तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना। और ये जितने भी हमने रॉन्ग आंसर्स निकाले हैं, ये हमारे क्लासरूम के बच्चे जिन्होंने मिस्टेक किया उनसे निकाला हुआ है। कोविड के पहले ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत मैथ्स की नहीं है, उनकी इंग्लिश की है। सर इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता कहाँ है बच्चों को, सबसे प्रॉब्लम तो यही चीज़ है। आप बोल तो रहे कि इंटरेस्ट, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है ना मेन, गेम नहीं है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो सर आज हम फिर से आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आपसे जानने के लिए, उस अपने डाउट्स जो है वो क्लियर, अपने और फिर स्टूडेंट्स के डाउट्स जो भी है वो सब क्लियर करेंगे। तो आप बताओगे ना, सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट 2 वीडियो हम लोगों ने डाले उसमें आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत सपोर्ट मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके ज़रूर देखो। तो जो भी डाउट्स थे उसमें हम लोगों ने क्लियर किया। तो सर जैसा क्वेश्चन आ रहा है कि अब सितंबर आ चुके हैं, ठीक है, और क्लास 10th के बच्चे कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि अगर जितना भी टाइम गया, मान लेते हैं कि कोई बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो क्या अभी भी अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है? आंसर इज़ यस। क्योंकि देखो, इसमें कैसा है कि टाइम अभी वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कम टाइम है, 2 महीने, 2 से 3 महीने हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी भी बच्चों के पास 5 मंथ्स कह सकते हैं, कहने के लिए मतलब आ सकता है ना। हाँ, मतलब चांसेस तो है कि बच्चा अगर थोड़ा मेहनत करे, बेसिक पे इम्प्रूवमेंट ध्यान, मतलब अगर उनका बेसिक अच्छा हो और वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली 100 ऑन 100 का टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं। तो मतलब आप भी अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हो अभी भी, तो ये वीडियो पूरा देखना। इसमें हम लोग यही सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहने वाला है कि हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब अभी कुछ भी नहीं पढ़े थे, कौन से चैप्टर से करें, ठीक है, मैथ्स, साइंस या फिर आपका इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं। इफ़ अगर हम मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स में कौन सा चैप्टर पहले लें, ठीक है, क्योंकि सर के पास 11, आपके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि हमें कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहिए। मैथ से हमें प्यार होना चाहिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएं तो फिर उस पर अच्छा लगे, मन लगे पढ़ने में, ठीक है ना। तो क्या पहला क्वेश्चन है यही है कि स्टार्ट कहाँ से करें? देखो, अगर सब्जेक्ट जो भी इंटरेस्टिंग है पहले तो वो पिक करो। जैसे अगर इंग्लिश किसी बच्चों की अच्छी है तो पहले इंग्लिश को अच्छे से आप डन कर लो, और साइमल्टेनियसली मैथ्स या साइंस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो। तो जो पहले इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको उठाओ, ताकि कॉन्फिडेंस आए पढ़ने का। क्योंकि अभी क्या है, हैबिट हमें बिल्डअप करना है पढ़ने की। सर इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता कहाँ है बच्चों को, सबसे प्रॉब्लम तो यही चीज़ है। आप बोल तो रहे कि इंटरेस्ट, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है ना मेन, गेम नहीं है। हाँ। इंटरेस्ट और जो हार्डवर्क है ना, वो दोनों लूप में होते हैं। मतलब अगर मैथ्स में तो ऐसा है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और सॉल्व हो रहे क्वेश्चन तो इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर से आप सॉल्विंग करोगे। तो ये एक लूप है जिसको, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा इजी क्वेश्चन से ट्राई करो। क्योंकि इंटरेस्ट, एक बार थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आएगा ना, तो दैट इज लाइक एन इग्निशन टेम्परेचर, वो एक अंदर आग पैदा कर देगी कि भाई अब तो और मेहनत करना है, अब तो और सॉल्विंग करनी है। मतलब स्टार्ट कर दो पहले। एग्जैक्टली पहले स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, जो भी फंडामेंटल्स हैं उनसे स्टार्ट करो, कुछ क्वेश्चन से सॉल्विंग करो, है ना, पेन पेपर उठाओ। और मेरे वीडियो के लिए, मेरे लेक्चर्स के लिए तो बिल्कुल भी पेन पेपर के साथ ही बैठना होगा आपको। मतलब स्टार्ट तो करो पहले। यस, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहला चैप्टर मतलब क्या है, कैसे है? देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, और बेसिकली ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो ईजी भी है और ये 6 मार्क्स देता है। 6 मार्क्स? यस, पूरे पेपर में 6 मार्क्स का वेटेज है। तो किसी भी सिंगल चैप्टर से अगर 6 मार्क्स मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के पहले ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम करके 2 टॉपिक्स थे। उससे लिटरली बच्चे डरते थे, और जिसके वजह से वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। तो इसका लेवल कम किया गया कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद। और इस चैप्टर में से यूक्लिड्स लेमा हटा दिया गया, यूक्लिड्स एल्गोरिदम हटा दिया गया। तो ये चैप्टर बहुत लाइट चैप्टर हो गया है ना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी आपको 6 मार्क्स दे रहा है। इसलिए टू स्टार्ट विथ आपको ये चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे बच्चे अभी तक तो रेडी हो गए होंगे इस चैप्टर से, काफ़ी सारे उन्होंने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी डर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं इस 6 मार्क्स में बेसिकली क्या होता है। जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है बोर्ड का, तो और बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, तो ये हो गया टोटल 1 मार्क। फिर 2 मार्कर के 1 क्वेश्चन, ये हो गया 2 मार्क्स।
और फिर 3 मार्कर के 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 6 मार्क्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी पैटर्न में क्वेश्चन मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 मार्कर में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए, है ना, और 2 आपको मिल जाए 2 मार्कर में, तो वैसे भी 6 मार्क्स हो गए। तो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, हाँ, सेक्शन में कितने भी मार्क्स आपको मिले बट ओवरऑल ये आपको 6 मार्क्स देगा, ठीक है। ये हो गई मार्क्स की बात। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। मैंने आपको बताया यूक्लिड्स लेमा जब से हटा है तो सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अब ये देखो एचसीएफ एलसीएम ये बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 से, हालांकि अभी भी मिस्टेक करते हैं वो, मैं बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक होता है। बट एचसीएफ एलसीएम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो बच्चे क्लास 6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं, पहले सिलेबस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी भी नंबर को जो कि 1 से बड़ा है, लेट अस सपोज 12, तो इनके प्राइम फैक्टर्स में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। सो 2 × 2 4, 4 × 3 is 12। दैट इज, ये सिंपल स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻² × 3, मतलब प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये बच्चों को आता है लिखना फैक्टर, क्लास 6 से वो पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा। अब एचसीएफ एलसीएम में क्या दिक्कत आती है कि बच्चों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है। पहला मिस्टेक यहाँ पे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। फॉर्मूला बेस तो सिंपल होता है, ये बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है वर्ड प्रॉब्लम। यस, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत मैथ्स की नहीं है, उनकी इंग्लिश की है, बोलने वाली इंग्लिश नहीं। ये बच्चे कमाल का इंग्लिश बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं हमें भी लगता है कि अरे काश ऐसी इंग्लिश हमारी भी होती। बट जब ये क्वेश्चन रीड करते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करने में इनको दिक्कत होता है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि इसमें एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। सो कॉम्प्रीहेंशन जो है ना इंग्लिश की इनकी, वो खराब होने की वजह से इनका वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो खराब चला जाता है। यस, और लास्टली है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ये तो हर साल इसके क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चों को भी मालूम है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिर्फ पैटर्न अलग हो सकता है। तो हम लोग आज देखेंगे ये सारे डिटेल में कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड रहेंगे टॉपिक से, और मेथड बताऊंगा सॉल्विंग का, और लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिस्टेक्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो लेट अस बिगिन विद द कॉमन मिस्टेक्स। तो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ द गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चन सेम, सिर्फ नंबर्स को आप चेंज कर लो, छोटे वैल्यूज ले लो। ये सेम क्वेश्चन ये बच्चे क्लास 6 में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी क्लास 10th में है तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आया, लेकिन ये वैल्यूज आपको इतने सिंपल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10th में बच्चे तो वैल्यू सिंपल तो नहीं दे सकते। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, बच्चे सॉल्व जब करते हैं, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका मिस्टेक क्या होती है। तो सिंपल सा चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये देखो इस तरह से सॉल्विंग करनी है आपको यहाँ पे, है ना। ये हम लोग प्रॉपरली जैसे एक्चुअल रियल टाइम जो सॉल्विंग होती है बच्चों की, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो दो नंबर्स गिवन थे 899 और 1271, इसको फैक्टराइज कर लिया, 29 से डिवाइड हुआ 31, इस तरह से फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर्स लिख लिया, इनके भी सारे फैक्टर्स लिख लिया, और जो कॉमन मिले क्योंकि एचसीएफ चाहिए था वो लिख दिया। 31 इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो हाँ तो सर ये तो इसमें क्या हो गई, ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। बट मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे नंबर्स को ट्राई कर लेना। दिक्कत क्या आती है मैं आपको वो बताता हूँ पहले। तो यूजुअली देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, इससे फैक्टराइज ही नहीं हुआ है ना। कई सारे आंसर शीट्स में हम लोग जब देखते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि अच्छा हमें एक बड़ा नंबर गिवन है तो पहले 3 से ट्राई करेंगे, अगर इवन नंबर है तो 2 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से ट्राई करेंगे। तो सारे प्राइम से जब वो ट्राई करते रहते हैं तो वो जाकर 13, 17 पे जाके रुक जाते हैं। उनको लगता है ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि अब तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, और इस तरह से बच्चे लिख देते हैं। सो दिस इज इंटायरली रॉन्ग, और यही मिस्टेक होता है। मिस्टेक सबसे पहले वही प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा है, ये बेस्ट है कि आपको सर बता रहे कि कहाँ। यस, अगर इनसे, हाँ, और इसमें एडवाइस भी दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप 1 से लेकर 50 तक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटलीस्ट 1 से लेकर 50 तक जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनके प्राइम नंबर्स आप एक जगह पे लिख के एटलीस्ट लर्न करके रखो। और आपको ट्राई करना होगा, मतलब आपको ऐसा रुकना नहीं है कि अच्छा 23 से हमने ट्राई किया तो फैक्टराइज नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं,
29 पे जाओ, है ना, 31 पे जाओ, 37 पे जाओ, एटलीस्ट 47 तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 50 में 47 जो है प्राइम नंबर वो लास्ट आता है। तो एटलीस्ट आपको वो ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हो तो ऐसे बड़े वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पहली मिस्टेक प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम नंबर्स ठीक कर लेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें भी आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जब वैल्यूज छोटे छोटे होते हैं, जैसे इनको हैबिट होती है बच्चों को, क्योंकि ये वही सीखे हैं ना, 6th 7th में वही सीखे हैं, तो इसको उनकी हैबिट होती है कि अगर x⁻² लिखा, y⁻³ लिखा, एंड देन अगर छोटे पावर्स दिए, x⁻² लेट्स से 4 दे दिया एंड y⁻² लेट्स से 2 दे दिया, तो ये क्या करते हैं यूजुअली, लिखेंगे x इंटू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे, है ना। ये मेथड बच्चों के लिए सही है, बट क्या हम लोग इतने बड़े वैल्यूज़ के लिए हम लोग 25 टाइम्स x लिखेंगे? एग्जैक्टली, तो हम लोग नहीं लिख सकते वो, है ना। तो ये अप्रोच, जो पुरानी अप्रोच होती है ना बच्चों की, वो हमें ख़त्म करनी होगी। ये इस अप्रोच से आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अब आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक चाहिए, है ना। अब देखो, अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि पावर्स इसमें किसके कम है, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ x⁻25 एंड y⁻20, दैट इज द फाइनल आंसर। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और ये यूजुअली अगर आपको एमसीक्यू में मिलता है तो आपको स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। और हाँ, अगर 2 मार्कर में आए ऐसे क्वेश्चन तब आपको लिखना पड़ेगा स्टेप, अदरवाइज एमसीक्यू में आपको स्टेप्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। लेकिन मिस्टेक क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आंसर पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया और मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। सो बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें एचसीएफ चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें जितना मैक्सिमम कॉमन है वो ढूंढना है। तो एक बात बताओ, अभी x⁻25 है और यहाँ पे x⁻30 है, तो अगर आप लिखते भी हो 25 टाइम्स इस तरह से, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हो अगर स्टेप्स की ज़रूरत है तो, और यहाँ पे 35 टाइम्स तक, तो मैक्सिमम इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 25 टाइम्स, है ना। 25x की वैल्यूज हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, x⁻25। तो जो मिनिमम वैल्यूज होंगे वही कॉमन आएंगे, इसलिए हमें सीधा जाना है मिनिमम वैल्यू पे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कंफ्यूज क्यों करता है बच्चों को वो समझो। नाम में हाईएस्ट है तो बच्चों को लगता है कि कुछ बड़ा होगा, हाईएस्ट का मतलब कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ी वैल्यू होगी, बट यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते फैक्टर पे, क्योंकि फैक्टर किसी भी नंबर से ना छोटा ही होगा या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 की फैक्टर क्या होगी, 6 की फैक्टर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 6 हो सकती है, इससे बड़ा तो नहीं होगा कभी भी। तो फैक्टर कभी भी किसी भी गिवन नंबर से हमेशा या तो छोटा होगा या तो मैक्सिमम उसके बराबर होगा, तो बड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि एचसीएफ के लिए आपको हमेशा स्मॉलर वैल्यू चाहिए। तो ये ट्रिक आप याद रखो कि जब भी आपको नंबर्स गिवन हो तो सीधा स्मॉलर पावर देखो और आंसर लिख दो। तो इन दोनों में से छोटा पावर था 25, लिख दिया, इन और y में छोटा पावर था 20 तो वो लिख दिया, दैट इज द आंसर, है ना। इस तरह से आप लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं कि मिस्टेक क्या होता है इस क्वेश्चन में। मिस्टेक भी देख रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक जैसे ही पता चलेगा ना आपको कि कहाँ करते हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, हमारी गलतियाँ हमें याद रहती एग्जैक्टली मिस्टेक जो हमें बता रहा है ना, जो मिस्टेक हमारी गलतियां हमें जो बता देता है ना, क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं या जो बगल में फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग अपने टाइम में भी हैं और आपके टाइम में भी देख रहे होगे, अभी सबसे अच्छा गलती हमारे दोस्त बताते हैं। तो इसीलिए जब भी पढ़ाता भी है ना कोई दोस्त, तो उसको सबसे ज़्यादा सही समझ आता है, एज ए टीचर से भी ज़्यादा समझ आता है कि फ्रेंड, क्योंकि वो बताता है कि तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो। तो वही चीज़ हम लोग जो है ये न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, आपकी गलतियाँ को हम लोग बताएंगे कि क्या करते हैं बच्चे, ठीक है ना। एकदम सही, चलिए आगे बढ़े। तो ये देखो, ये मिस्टेक है, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या मिस्टेक किया वो भी जानना जरूरी है, हाँ? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, बच्चों को क्या लगा, फैक्टर है, तो उनको लगा कि 25 है और 30 है, तो दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर 5 है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 5 × 5 इज 25, 5 × 6 इज 30। तो बच्चों को क्या लगा कि 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, और सिमिलरली 35 और 20 दोनों भी 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग अप्रोच है, टोटली रॉन्ग अप्रोच है ये, है ना। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि पावर्स में जो भी स्मॉलर वैल्यू होंगे उन दोनों को उनको लिख देना है, ठीक है। तो देख लो, लिख लो यहाँ पे कहाँ पे क्या गलती होती है। यस, आप इसे नोट कर सकते हैं ये सारे मिस्टेक्स, ताकि आप
आप मैं दे दूंगा नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उस चैनल में आकर के आप ज्वाइन करते हो तो आपको जितनी भी पीडीएफ है या फिर नोट्स वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे डालते रहूँगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना हमारे क्लास टॉपर को, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो हमारे क्लास टॉपर। तो जितने भी जो पीपीटीज़ वगैरह होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशंस होगी, हमारे ऑनलाइन बैचेस के जो आपके डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, ऑफर्स आएंगे, तो वहाँ पे सब चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम जरूर कर लेना फॉलो। बिल्कुल। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करता हूँ। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो इजी क्वेश्चंस है। हम लोग जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग हमेशा हर वीक हम लोग वर्कशॉप्स में करा रहे हैं, अपने ऑनलाइन बैचेस में करा रहे हैं। जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये तो चलो फिर भी एक तरह से मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो हम लोग अभी वर्कशॉप में करा रहे हैं। तो उसका भी लिंक हम लोग प्रोवाइड करा देंगे बच्चों को। वर्कशॉप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जरूर फिल कर देना। यस, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सो दिस इज, अब यहाँ पे देखो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, है ना। ये हम लोग देखते हैं कि इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। सो जैसे √20 आप देख रहे हो, है ना, यहाँ पे √20 देख रहे हो और पूछा गया कि इज दिस अ रैशनल नंबर। तो बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, वो देखते हैं सीधा कि अच्छा रूट में नंबर्स √5 और √20 है तो ये पक्का इर्रेशनल होगा। विदाउट इवन सॉल्विंग वो सीधा टिक कर देंगे कि यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। बहुत से बच्चे जो हैं वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, उनको ये नहीं मालूम होता है कि √20 को हम लोग 2√5 लिख सकते। अगर आपको लगता है तो आप अपने आप से पूछो, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप सोचो क्या आप जानते थे कि √20 को किस तरह से लिखते हैं। अगर आपका आंसर येस है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह के क्वेश्चंस में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि आप ऐसे इस तरह से नहीं लिख सकते, तो आप रूट के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। यू शुड नो हाउ दिस शुड बी रिटन। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो √20 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 × 2 4, 4 × 5 विच इज़ 20। अब स्क्वायर रूट लिया है तो एक पेयर हम लोग बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो ये एक पेयर बाहर आ जाता है 2, है ना। पेयर में जब बाहर आएगा ये तो एक ही बार लिखेंगे, सो दिस इज 2√5। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई अगर करने नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग पहले आंसर देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए हमें, है ना। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखते हैं। देखो इस तरह से प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो इस तरह से, या फिर अगर 2 मार्कर्स में क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स इस तरह से लिखने पड़ेंगे। सो रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये सारे बच्चे जानते हैं, है ना। इस तरह से लिख लिया। देखो √20 को यहाँ पे ब्रेक किया गया है 2√5 में, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया गया तो 3 × 2 6 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। कई सारे पेपर्स में हमने देखा है कि बच्चे लिखे हैं √5 + √5 = √10। ऐसा कई सारे बच्चे लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। √5 + √5 इज नॉट √10, है ना। √5 + √5 इज 2√5, √5 + √5 इज 2√5। तो ये आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब जो कोएफिशिएंट है 7 और 6, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13√5। अब √5 और √5 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये मिला आपको 13/3 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हैंस द नंबर इज रैशनल। यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, वेयर P/Q इज अ गिवन नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप कि कहाँ पे क्या एलाबोरेट करना है। अच्छा, आपको ब्रैकेट भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, हाउ टू यूज़ द ब्रैकेट्स। कई सारे बच्चे ब्रैकेट्स नहीं देते, इसकी वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। सारे के स्टेप मार्किंग मिलते हैं ना। हाँ, एक देखो अगर 2 मार्कर है तो इसमें स्टेप मार्किंग तो होंगे, 3 मार्कर है तो भी स्टेप मार्किंग होंगे। अब 1 मार्कर है तो उसमें सीधा आपको आंसर लिखना है, उसमें तो स्टेप्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया मिस्टेक, एक बार हम लोग वो भी देखते हैं यहाँ पे कि क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं। सो देखो यहाँ पे इस तरह से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू √5 एंड √20 द गिवन नंबर इज नॉट रैशनल। दिस इज रॉन्ग। उन्होंने इसको ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक करते तो सॉल्व हो जाता वो। तो इस तो इस उनको लगा कि रूट में नंबर्स है इसलिए रैशनल नहीं होंगे, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। सो ऐसे मिस्टेक से आपको बचना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना, हाँ, क्वेश्चन को समझना, यस, क्वेश्चन को रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, इक्वेशन फॉर्म करना, अगर इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है तो एटलीस्ट सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन को तो समझना होगा कि इसमें पूछा क्या गया है। सो बेसिकली इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमें बस ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। और यहीं पे बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। एक बार उनको मालूम चल जाए ना कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो निकाल लेंगे।
नाउ अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या पूछा है. सो 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 40 minutes and 50 minutes. कई सारे बच्चों को तो ये क्वेश्चन मालूम होगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार प्रैक्टिस भी किया होगा, बट फिर भी एक बार देख लो, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसे यूज़ कर सकते हो. इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 10:30 AM, एट वॉट टाइम दे विल बीप अगेन. तो मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ कि अप्रोच कैसा होना चाहिए बच्चों का. तो अगर मान लो कि ये अलार्म क्लॉक है 20 मिनट्स पे रिंग कर रहा है, ये अलार्म क्लॉक है जो रिंग कर रहा है 40 मिनट्स पे, और ये रिंग कर रहा है 50 मिनट्स पे. ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक ऐसा टाइम बताओ जहाँ पे ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे, और जब ये एक साथ रिंग किए थे तो उस वक्त टाइम हो रही थी 10:30 AM. ठीक है, ऑलराइट. तो एक बात बताओ, जो हमें इस टाइम तक पहुँचना है, तो ये गिवन वैल्यू से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा. इसके अंदर तो ये एक साथ नहीं बच सकते ना, रिंग कर सकते. डेफिनेटली ये बार बार रिंग होंगे, ये बार बार रिंग होंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फिर से रिंग करेंगे. राइट, मैं बस एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बता रहा हूँ. जो टाइम पीरियड चाहिए, जो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वो गिवन वैल्यू से छोटा वैल्यू है या बड़ा वैल्यू है? बड़ा वैल्यू है. इट्स अ बिगर वैल्यू. और आप हमेशा याद रखो कि अगर आपको आंसर, ये आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा क्वेश्चन देखकर, कि आपको आंसर जो मिल रहा है वो एक बड़ा वैल्यू आने वाला है या छोटा वैल्यू आने वाला है. और अगर बिगर वैल्यू आ रहे हैं तो 100% श्योर रहो कि इसमें आपको LCM निकालना है. LCM निकालना है. नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीपल पे ध्यान देना है. मल्टीपल किसी भी नंबर का उससे बड़ा वैल्यू आएगा. तो फॉर बिगर नंबर यू हैव टू फाइंड आउट LCM, एंड फॉर स्मॉलर नंबर यू नीड टू फाइंड आउट HCF. अच्छा, इसमें भी एक कंफ्यूजन है. कई सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे लिखा होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर. तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं. तो वहाँ भी आपको बचना है ना. आपको बस लॉजिकली सोचना है कि जो नंबर आने वाला है, फॉरगेट अबाउट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. आपको बस वर्ड प्रॉब्लम से एक बार रीड करना है और ये सोचना है लॉजिकली कि जो आने वाला वैल्यू है वो स्मॉलर आ रहा है या वो लार्जर आ रहा है. ठीक है, बस ये अगर ठीक कर लिए तब इसके बाद बड़ी बात नहीं है. अब LCM निकालना बड़ी बात नहीं है इन तीनों वैल्यूज़ की, है ना. वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. एक बार जब बच्चों को मालूम हो जाए कि उनको क्या चाहिए, LCM निकालना है या HCF, इसके बाद इजी टास्क है. ये बच्चे बहुत टाइम से कर रहे हैं, लैडर मेथड है ये. इससे LCM निकाल लिया, और जो मिनट्स आया उसको पहले हम लोग आवर्स में चेंज कर लेंगे. सो दिस इज 3 hours 20 minutes 60 से डिवाइड करके, और जो टाइम मिला उसे ऐड कर देंगे 10:30 में, तो हमें फाइनल टाइम मिल जाएगा. दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू राइट. सॉल्व तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना, बीच में क्या चाहिए वो लिखना, स्टेटमेंट LCM लिखा, फिर प्रॉपरली सॉल्व किया, तो प्रॉपर स्टेटमेंट और लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मिस्टेक. अब जिन बच्चों को मालूम ही नहीं कि क्या करना है, वो इस तरह से लिखते हैं. दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज इंटायरली रॉन्ग आंसर. जब बच्चों को मालूम ही नहीं कि HCF निकालना है LCM, तो इस तरह से कुछ भी लिखते हैं. कहीं भी आपको दिख रहा है HCF LCM? कहीं नहीं है. उनको बस लगा अच्छा 20 मिनट तो ऐड कर दिया. दिस इज इंटायरली रॉन्ग. देखो, रॉन्ग इस टाइप से नहीं करना है, पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है. और ये जितने भी हमने रॉन्ग आंसर्स निकाले हैं, ये हमारे क्लासरूम के बच्चे जिन्होंने मिस्टेक किया उनसे निकाला हुआ है. एक चीज़ आप बस क्लियर रखो कि जितने भी आप आंसर्स देख रहे हो, चाहे वो राइट आंसर्स दिखा रहा हो या फिर रॉन्ग आंसर्स दिखा रहे हो, ये सारे हमारे प्रीवियस जो ईयर के बच्चे हैं उनसे जो मिस्टेक हुआ वहाँ से ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और वहाँ से सेलेक्टेड आंसर्स हैं ये. तो ये बिल्कुल जेन्युइन आंसर्स है. इस तरह से बच्चे लिखे हैं, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे देखें. राइट. बहुत सारे बच्चे जब टेस्ट वेस्ट होता होगा तो भी आप देखते होंगे. राइट, यस. अब आते हैं लास्ट पार्ट पे. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और हर साल आते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, कई बार बच्चे क्या होता है कि उनको लगता है कि अच्छा सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस पे प्रिपेयर होकर चले जाते हैं. और क्वेश्चन में क्या आ जाता है? क्वेश्चन में आता है 2√3 + 1/√5 को प्रूव करो. अब क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, तब फिर क्या करोगे? सो आपको इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा. ऐसा नहीं कि बस 1-2 टाइप देख लिया तो हो गया, है ना. आपको थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. दूसरी बात, इस क्वेश्चन में मिस्टेक ज़्यादा नहीं होते, बट इसमें क्या होता है, इसमें इशू क्या आता है कि आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाते बच्चे. तो मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट कैसे प्रॉपरली लिखना है ना, और आपको साथ में बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखते हो दैट लेट अस अज्यूम दैट द गिवन नंबर इज रैशनल, एंड फिर रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है रेशो लेना, वो ले लिया. ये भी लाइन बच्चे लिखते हैं, वेर A and B आर इंटीजर्स एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बच्चे लिखते हैं.
लेकिन ये स्टेटमेंट बच्चा लिखना भूल जाता है, को प्राइम, क्योंकि ये पूरा सॉल्विंग आप को प्राइम के हिसाब से कर रहे हो। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पूरे क्वेश्चन में वही प्रूव कर रहे हो। आप ये बता रहे हो कि इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, और अपना अजम्पशन हम लोग रॉन्ग प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे, तभी जाकर हमारा रैशनल नंबर का रिवर्स यानी कि इरैशनल नंबर प्रूव होगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। ये लाइन बच्चे भूल जाते हैं, आप इसे अच्छे से लिखोगे। अच्छा, कई सारे बच्चे स्क्वायर करते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं, तो क्यों हमें मार्क्स लूज करने का चांस देना है टीचर को, है ना, राइट। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तब तो मार्क्स कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद की सॉल्विंग बच्चों को मालूम है कि स्क्वायर करते हैं फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल दिख रहा है इस तरह से। एंड इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर 5 का स्क्वायर यानी 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये बहुत ही सिंपल सा एक थ्योरी है। फिर यहाँ पे आप मल्टीपल लेते हो, फिर से स्क्वायर करते हो, फिर इक्वेशन 1 में पुटअप करते हो। तो यहाँ पे ए और बी का रिलेशन था, है ना, फिर हमने ए और के का रिलेशन लाया, फिर बी और के का रिलेशन लाया। ये सब स्टेप बच्चों को मालूम है, सिर्फ हम लोग ये बता रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ पे होता है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे फिर जब लास्ट में आप b और k के बीच में रिलेशन लेकर आते हो, तो हम लोग बस यही प्रूव कर रहे हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसा हमने बताया कि a इज डिविजिबल बाय 5, वी आर शोइंग दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज होंगी, इस बार √5 था इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। तो व्हाट वी आर शोइंग दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है बच्चों को, और कई सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, सीधा लिखते हैं कॉमन फैक्टर हेंस इट इज इरैशनल। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड द √5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिल जाएगा, मतलब इस टाइप का। वैल्यूज चेंज हो सकते हैं बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर साल मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमारा अप्रोच यही है कि एटलीस्ट अगर आप मैथ्स में वीक आप फील कर रहे हो या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये 6 मार्क्स आपको देगा। और काफ़ी इजी पोर्शन हो गया है अब, क्योंकि पहले वाली बात नहीं है, कोविड से पहले वाली, जब यूक्लिड्स लेमा और एल्गोरिदम होते थे, अब तो वो सब सारे हटा दिए गए हैं। तो पोर्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आप बस कॉमन मिस्टेक से बचो, और मिस्टेक से बचना है और डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। और मैंने आपको बता दिया चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए हम लोग वर्कशॉप वगैरह अरेंज कर रहे हैं, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, हम लोग लाइव सेशन आपका लेंगे, है ना, वर्कशॉप में वही स्टार्ट करो। ये पता चल गया, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है कि हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, बस स्टार्ट करो। फेवरेट का मतलब ये था कि आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कौन सा टॉपिक फेवरेट है, तो उससे स्टार्ट करो। अगर आपका इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश से स्टार्ट करो, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स से करो, बट स्टार्ट करो। मैथ्स के लिए हम लोग हैं ही यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू सर, बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों को। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना प्यार दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आप लोग जैसे ही सपोर्ट करोगे तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाना। तो कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।